ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। अब ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो व्यक्ति इतना ज्यादा पक्षपाती दिखाई दे रहा है, स्पीकर ओम बिरला क्या इस्तीफा देंगे? हालात गोदी टाइम्स में जितने स्मूथ हुआ करते थे, अब वो सीन नहीं है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हाल ही में जब शशि थरूर जी ने कहा ओथ लेने के बाद कि जय संविधान, इस पर हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ही भड़क गए। हाउ स्ट्रेंज इज इट। एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझता है कि कोई अगर डेमोक्रेसी की जिंदाबाद कर रहा है तो उसका प्रोत्साहन करने की जरूरत है, उसे डिमोट करना तो संविधान के खिलाफ हो गया। संसद का स्पीकर ही निष्पक्ष नहीं होगा तो हम पूरी पॉलिटिकल पार्टीज से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। पार्शियलिटी जब हमारे स्पीकर कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और ये तो मैंने एक सीन बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे किस्से पार्लियामेंट में ऐसे हुए हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पीकर साहब भी जो बैठे हुए हैं ना, भाजपा के ही बैठे हैं। पर इस बार राहुल गांधी जी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पहले इनका नाम लेकर के जगत हंसाई होती थी ना, मोदी जी ने बड़े क्लेवरली ऐसी इमेज पोर्ट्रे कर दी थी, पर आज वही एक बहुत ही मजबूत विपक्ष बन करके बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी कि ओम बिरला जी का अपोज किस पैमाने पर हुआ है। हमको आज गिरिजेश वशिष्ठ सर बताएंगे। बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े मीडिया चैनल्स में काम किया है, पर अब तो आपको पता ही है कि टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है वो कैसे दलाली के सपोर्ट से आगे बढ़ती है। तो जितने भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होते हैं वो ऐसी ब्राइब नहीं लेते और जितना हो सकता है अपनी तरफ से एफर्ट दे करके सच दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है। तो इनकी सच्ची पत्रकारिता को दिल से सलाम करते हुए लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, उसके बाद हम अपनी जो इंटेंस डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ जी। भारत की संसद में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति जैसी शायद ही कभी किसी संसद में दुनिया की पैदा हुई हो। शायद ही कहीं किसी संसद में इस तरह के वातावरण को हमने देखा हो। नई सरकार चुनकर आई है और स्पीकर साहब को स्पीकर बन के अभी कुल मिला के जुम्मा 5 रोज भी नहीं हुए हैं। और इस बीच में जो सदन में हुआ वो अपने आप में काफ़ी चिंता खड़ी करने वाला है। शर्मनाक है। ये बात मेरे मन में क्यों आती है? ये बात मेरे मन में इसलिए आती है क्योंकि जो व्यक्ति स्पीकर के पद पर बैठा हुआ है, जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है जी, उस व्यक्ति के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त नैतिक दबाव है। और वो नैतिक दबाव बार बार उस व्यक्ति पे इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि आपको बिरला साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। भले ही आप बहुमत से चुन के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में स्पीकर के पद पर बने रहने के लिए बहुमत की जीत काफ़ी नहीं है। तो फिर क्या काफ़ी है? याद कीजिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर, आपने बचपन में उसको पढ़ा होगा। खाला कहती हैं अलगू चौधरी से, वो अपने जुम्मन शेख के खिलाफ मुकदमा लेकर उसके ही दोस्त के पास गई हैं और उससे कहती हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। यानी जो ये कहानी है ये अपने आप में बताती है कि किस तरह से जो व्यक्ति न्याय के आसन पर बैठा है, जो आदमी पंच है, जिसको व्यवस्था बनानी है, वो किस तरह से न्यूट्रल होता है। और कहानी का नाम ही पंच परमेश्वर है क्योंकि इसमें कहानी में आखिर में अलगू चौधरी जुम्मन शेख जो उसका खास दोस्त था उसके खिलाफ फैसला सुनाता है। ये भारत की न्याय की परंपरा है जो हमने अपने गांव-गांव घरों-घरों में देखी है। सही बात। तो जिस देश में न्याय की ऐसी परंपरा हो, न्यायाधीश का स्थान बहुत ऊपर हो और ख़ास तौर पर हम अपने परिवार, संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है उसको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसे देश में एक ऐसा आदमी स्पीकर बन के बैठा है
जिसके स्पीकर के कुर्सी पर बैठते ही लगातार उसकी जो निष्ठा है, सत्य निष्ठा पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। बार बार उस आदमी की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। पहले दिन से जिस समय वो स्पीकर बना, उसको जो धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसका निचोड़ यही था कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना काम ढंग से करोगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है पक्षपात नहीं करोगे। उम्मीद करते हैं आप निष्पक्ष रहोगे। सुनिए राहुल गांधी का भाषण। पूरे भाषण का टोन यही है। छोटा सा हिस्सा लगा रहा हूँ। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. Exactly. Very nice. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. सही बात। Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. Actually very important. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया राहुल गांधी के बाद, उसका भी निचोड़ यही था। मोदी जी ने भी बहुत स्पीकर साहब के लिए कोई सत्यनिष्ठा और उनके न्यायप्रिय होने की बात नहीं की। ये कहा इनकी मुस्कान बहुत अच्छी है। What? अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जिस हाउस से मैं आ रहा हूँ, यानी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से आ रहा हूँ, वहाँ पर अध्यक्ष का पद बहुत ऊंचा है, उसका आसन बहुत ऊंचा है, उसकी बहुत इज्जत है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर अध्यक्ष के बस की पद की इज्जत उससे भी ज़्यादा बने। दोनों ही लोगों ने लगातार ये कहा कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जितना हमको प्रतिबंधित करते हो, हम पे रोक लगाते हो, हमको टोकते हो, उतना ही आप सत्ता वालों को भी टोकोगे। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। करेक्ट है। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। Look at his smile, like हम seriously. सबकी आपसे अपेक्षा है
कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, निशाने एकदम आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति के लिए जो न्याय के पद पे बैठा हुआ है, उसके लिए ये आरोप आघात की तरह होने चाहिए। अगर आप भी कहीं बैठे हों और आपसे न्याय की उम्मीद की जा रही हो और आप पे कोई पक्षपात का आरोप लगा दे, आप ही के बच्चे जब आपसे कह देते हैं कि आप दूसरे वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हो या उसकी तरफ से बोलते हो या उसके पक्ष में बोलते हो, कैसा कलेजे में तीर सा लगता है। और यहाँ एक आदमी जो इस देश के लोकतंत्र का संरक्षक है, इस देश की स्वतंत्रता का संरक्षक है, उस स्पीकर पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। खुलेआम ये आरोप लगने के बाद आप उस व्यक्ति की मनोदशा को समझ सकते हैं जो उस आसन पे बैठा हुआ है, कि वो अपने आप में क्या सोच रहा होगा। कोई भी आदमी जो जरा सा गैरतमंद होगा, जरा सोचने समझने वाला होगा, उसको बहुत हीन भावना होगी, बहुत ग्लानि होगी कि मैंने ऐसा क्या किया 5 साल में कि मेरी इज्जत ये रह गई। जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, या वो लोग मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड भी है। जिस आसंदी पर आप बैठे हैं, उस आसंदी पर बैठकर आपने पूरे विपक्ष को बाहर निकलवा दिया और बहुत सारे बिल पास करा दिए। ये तो रिकॉर्ड में है। तो जब आपने 5 साल लगातार ऐसा काम किया जिसमें आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, आपको साथ लेकर चलना चाहिए था, भेदभाव नहीं करना चाहिए था, और आपको ऐसे काम करने चाहिए थे कि जो स्पीकर का या लोकसभा अध्यक्ष का जो आसन है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों के मन में समान रूप से आदर रहे, इज्जत रहे। अगर आप इस पूरी चीज़ को देखें तो जहाँ पर ओम बिरला खड़े हुए हैं, याद करिए कि उसी संसद के इतिहास में हमने पीए संगमा को भी देखा है, सोमनाथ चटर्जी को भी देखा है, जिन्होंने आखिर में अपनी ही पार्टी छोड़ दी। वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे इतने तटस्थ थे कि अपनी ही पार्टी का साथ नहीं दिया, और आखिर में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उनको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी। हमने बलराम जाखड़ को देखा है, हमने मीरा कुमार को देखा है, हमने जीएमसी बालयोगी को देखा है। और उसी संसद के इतिहास में जब ओम बिरला का जिक्र होगा तो ऐसे व्यक्ति में होगा, ऐसे व्यक्ति के तौर पर होगा जो वहाँ पर स्पीकर से ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी के एक और सदस्य के तौर पर दिखाई देता है। एक ऐसा रेफरी है, एक ऐसा एम्पायर है जिस पे एक टीम को भरोसा ही नहीं है। उसको पता है कि ये बेईमानी करेंगे ही करेंगे, इन्होंने पक्षपात किया है,
और ऐसी छवि लेकर वो वहाँ बैठे हुए हैं। भले ही वो वोटों से जीते हों, उसके बावजूद उनके अंदर इतना नैतिक बल होना चाहिए कि मैं जहाँ बैठा हूँ उस जगह पर जब मेरे न्याय पे किसी को भरोसा ही नहीं है, मेरी इतनी इज्जत ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। भले ही मैं जीत कर आया हूँ। आप सामान्य सांसद नहीं है जो बोल देंगे मुसलमानों और यादवों के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, उनका काम नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। वो सांसद बोल सकता है, लेकिन आप स्पीकर हैं। आपके ऊपर तो जितना भरोसा मोदी जी को है उतना ही भरोसा अखिलेश यादव को भी होना चाहिए और उतना ही भरोसा राहुल गांधी को भी होना चाहिए। तो स्पीकर साहब ने अपनी ऐसी छवि पेश की। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि पिछले सत्र की बातें थीं, बातों को ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जो शिकायतें हैं ये नहीं करनी चाहिए थी, विपक्ष के नेताओं को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन स्पीकर साहब को भी कुछ तो कोशिश करनी चाहिए थी अपने तटस्थ होने और ईमानदार होने की। सबूत देने के लिए कुछ सबूत देते, कुछ एहसास कराते। लेकिन स्पीकर साहब तो पूरा संतुलन ही खो दिया उन्होंने। इन सारे के सारे आरोपों के बाद में वो उससे भी ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी बन के उभर कर आए जैसे कि मोदी जी हैं। 2 मिनट के लिए इस सदन में जो सकारात्मक चीज़ें हुई उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो परंपरा ये है कि चुनाव जब होता है तो मत विभाजन होता है। कितने लोगों ने वोट दिया बिरला जी को, कितनों ने नहीं दिया, ये रिकॉर्ड में दर्ज होता है। लेकिन विपक्ष ने गरिमा रखते हुए मत विभाजन के प्रस्ताव को ना लाकर का हाथ उठवा के जितवा दो अब, ठीक है। तो जिस विपक्ष ने आपको ये इज्जत दी, उस विपक्ष के साथ में आपने क्या किया? जब ये सब हो गया तो आपको अपनी मर्यादा का ख्याल रखने के बजाय आप एक राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। आपने खड़े होकर इमरजेंसी का जिक्र किया अपने भाषण में। ये राष्ट्रपति का भाषण तो था नहीं जो कैबिनेट लिख के देती है। आप तो स्पीकर हैं और आपका भाषण वही था जो कैबिनेट लिख के राष्ट्रपति को देती है। यानी आपने वो भाषण दिया, आपके भाषण में इमरजेंसी का उसी तरह जिक्र था जैसा कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से सरकार कर रही है। और यहाँ तक भी ठीक था कि चलो, लेकिन आप एक बात बताइए कि इमरजेंसी का जिक्र क्यों करना है आपको? आप उस सदन के मुखिया हैं, उस सदन के आप अभिभावक हैं। आपका काम है कि आपको उस कार्रवाई को, सदन की कार्यवाही चलानी है। आपको ऐसे काम करना है जिससे सदन सही से चल सके, उसमें हंगामा ना हो, बवाल ना हो, कामकाज ठीक से हो। तो जिस सदन का कामकाज ठीक से होना है उसमें अगर कोई आदमी भाषण देके स्पीकर इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्लाएगा, कहाँ 75-77? तो वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि सदन में हंगामा हो। जिस आदमी को हंगामा होने से रोकना है, जिसको शांति व्यवस्था कायम रखनी है, वो ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिनके कारण बवाल हो। और उसके बावजूद आप जरा विपक्ष का रवैया देखिए। विपक्ष का रवैया है कि राहुल गांधी ने कहा कि ये टाला जा सकता था। भाषा देखिए, भाषा में सख्ती भी हो सकती थी, हंगामा भी हो सकता था, बवाल भी हो सकता था। लेकिन विपक्ष का सौजन्य देखिए, और विपक्ष का ही नहीं, सत्ता पक्ष का सौजन्य देखिए। मोदी जी ने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ में हाथ मिलाया, उनको साथ लेकर गए बधाई देने के लिए, जो एक सौजन्य दिखाई दिया, हल्के फुल्के तरीके से बातें हुई। उसके बीच में जहां पे सत्ताधारी लोग जो कि एक पक्ष हैं, विपक्ष जो कि एक पक्ष सदन में, वो लोग सौजन्य दिखा रहे हैं, और जो वहां पे पीठासीन है, जो वहां पर बैठा हुआ, गद्दी पे बैठा हुआ आदमी है, जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो स्पीकर पार्टी बन रहा है। पार्टियां न्यूट्रल हो रही हैं, कर्टसी दिखा रही हैं, सौजन्य दिखा रही हैं, और जिस आदमी का काम है न्यूट्रल रहना, वो पक्ष ले रहा है। क्या ही बात है भाई ये। सुरजेवाला वाला मामला देख लीजिए। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी ज़्यादा भेदभाव है, कितना ज़्यादा पक्षपात है।
शशि थरूर आके भाषण देकर जा रहे हैं। भाषण शपथ लेने के बाद में एक शब्द बोल दिया, जय संविधान। भाई बोल दिया, चले गए, बात खत्म। स्पीकर का इसमें बोलने का क्या बनता था? कुछ भी नहीं। स्पीकर कह रहे हैं आपने जय संविधान क्यों बोल दिया, आपने संविधान की तो शपथ। अरे स्पीकर हैं, गरिमा है आपकी, आपका इतना बड़ा कद है भाई, चुप बैठिए। और आपने बोल दिया तो जाहिर बात है संसद के रिकॉर्ड में आपत्ति तो आनी थी। सुरजेवाला ने कहा कि ये तो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो उसके बाद स्पीकर साहब ने ये बता दिया कि अब वो अपना संयम खो चुके हैं, संतुलन खो चुके हैं, अपने मन की शांति खो चुके हैं। सुनिए, संवाद सुनिए, किस भाषा में एक 4 बार के चुने हुए सांसद के साथ ओम बिरला जी ने बात की, किस अंदाज में बात की। और इसमें आपको वो सारा फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगा, वो तकलीफ़ दिखाई देगी कि मैं कैसा भी हूँ लेकिन फिर भी मुझे सब लोग एक निष्पक्ष अच्छा एम्पायर क्यों नहीं मान रहे हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन निकालते निकालते उन्होंने वो सब कह दिया, अपने से भी 3 गुने ज़्यादा वोटों से जीते हुए एक सदस्य के लिए, जो बताता था कि उनकी भाषा में संस्कार नहीं है। सुन लीजिए। जय हिंद, जय संविधान। इसमें कैसे कोई ऑफेंड हो सकता है यार? संविधान की Unbelievable सी शपथ तो बात ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। ये क्या था? This was even worse. अब ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा पक्षपाती दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर सदन का एक पक्ष यकीन ही नहीं करता है कि वो निष्पक्ष रहेगा, न्याय करेगा, जो सदन को अच्छे तरीके से चलाएगा, जो विपक्ष बातें उठा रहा है, इस देश भर के लोगों का जो प्रतिनिधित्व विपक्ष लेके आया है, उस विपक्ष की बातों को कहने का मौका देगा, उनके माइक्रोफोन बंद नहीं करेगा, उनके साथ में जाति नहीं करेगा। ये सब की उम्मीद बिरला जी के साथ अब नहीं की जा रही है। तो ऐसी हालत में अगर बिरला जी जहां बैठे हैं वहां आप होते तो क्या करते हैं? जीत के आए हैं आप अंपायर हैं, आपको अंपायर बना के भेज दिया बीसीसीआई ने कि आप अंपायर हैं। लेकिन अगर एक टीम को आप पे भरोसा ही नहीं है, उसको आप पे विश्वास ही नहीं है, बार बार कह रही है कि आप बेईमान अंपायर हैं, आप एक तरफा बात करते हैं, तो क्या आपको वहां पर 1 मिनट के लिए भी रहने का नैतिक अधिकार है? बीसीसीआई ने भले ही आपको नियुक्त किया हो, क्या आपको उस जगह से हट नहीं जाना चाहिए? क्या आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जब मुझ पे लोगों को भरोसा ही नहीं है तो मैं इस गद्दी पर बैठकर क्या करूंगा? निश्चित तौर पे ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। आप अदालतों में देखते हैं किस तरह से मुकदमे आते हैं, और जब उसी मुकदमे में कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है तो तुरंत जज साहब बोलते हैं इस मुकदमे की सुनवाई से मैं खुद को दूर करता हूं, क्योंकि मैं इसमें अगर रहूंगा तो निष्पक्षता का तकाजा है कि मैं इसमें ना रहूं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जज साहब से नीचे। वो एक अलग बात है कि गोगोई साहब जो है इतिहास बना गए, खुद के ऊपर ही आरोप लगा यौन उत्पीड़न का, खुद ही अदालत लगाई, खुद ही सुनवाई करी और खुद ही क्लीन चिट दे दी, वो एक अलग बात है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो भी सांसद थे राज्यसभा के इसी पार्टी से, इसी पार्टी के स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी होते थे जिन्होंने कैसे मायावती के साथ छल किया था। इसी पार्टी के चरतीलाल गोयल होते थे दिल्ली विधानसभा में। खैर, तो कुल मिला के आज की तारीख में अगर मुझसे पूछेंगे, मैं अगर ओम बिरला की जगह होता तो इस्तीफा दे देता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नैतिक रूप से उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर
किसी को भरोसा नहीं है। और जब मुझ पे भरोसा ही नहीं है, जब मुझे वहाँ पर एक पक्ष का मान लिया गया है, तो मैं ऐसे में क्या करूँगा यहाँ बैठकर। और यही वो स्थिति है जो ये साबित करती है कि पूरे देश में एक पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है कि जो न्याय की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। फेसबुक पे किसी ने एक कमेंट लिखा, थोड़ा सा सख्त था लेकिन मुझे तार्किक लगा कि आप गुंडों और अपराधियों का मुकाबला लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं कर सकते। और कभी कभी मुझे लगता है कि गुंडों और अपराधी कहना तो उचित नहीं था, लेकिन हाँ, जो लोग अपनी नैतिकता को एक तरफ रखकर, अपनी जिम्मेदारियों, अपने फ़र्ज़ को एक तरफ रखकर, नाक की शर्म को एक तरफ रखकर दाएं से बाएं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इलाज लोकतांत्रिक तरीके से तो मुश्किल ही है। कुछ और सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है। मैं ये तो नहीं कहूँगा रवैया वो क्या हो क्या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार जो सदन चलेगा उसमें दो ही पक्ष होंगे, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। स्पीकर जो हैं वो भी आप मान के चलिए कि उनकी भी मान्यता सत्ता पक्ष वाली ही होगी, वो न्यूट्रल एम्पायर के तौर पर नहीं देखे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस एनालिसिस से समझ गए होंगे कि हमारा लोकतंत्र किस जगह खड़ा है। दोस्तों तक पहुँचाएँ, वीडियो को साझा करें। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वीडियो। पर गिरिजेश जी, अगर आप ओम बिरला जी की जगह होते तो आप इस्तीफा दे देते, क्योंकि आप में मॉरल्स हैं। अब जिसमें नहीं है वो नहीं दे सकता है इस्तीफा, वो क्यों करेगा रिजाइन जब इतनी अच्छी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मॉरल्स होते तो वो इस तरीके से पक्षपात कर ही नहीं सकते थे। अरे भाई, स्पीकर हैं, किसी पार्टी से एक्स्ट्रा लगाव रख ही क्यों रखा है, न्यूट्रल रहिए ना। एंड ओम बिरला जी की जो मुस्कान थी वो इस बात का प्रतीक थी कि अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई शर्म नहीं थी। He was sitting there like, हाँ मैं तो पार्शियलिटी करता हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा, because I am the boss here. This was his attitude. बहुत ही घातक ये एटीट्यूड मुझे लगा, पर अब भाई सच है, इसे एस्केप भी हम नहीं कर सकते। और आपने एक वीडियो देखा राहुल गांधी जी का, जिसमें वो बोल रहे थे कि अपने आप को हिंदू क्लेम करने वाले जो भाजपाई हैं, जो कट्टरवाद को प्रमोट करते हैं, वो हिंसक हो गए। इस पे मोदी जी क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया हमको, नहीं सॉरी, अब तो वो राहुल गांधी जी बोलते हैं, अब वो खाली नाम नहीं ले सकते, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो मोदी जी कहते हैं कि सभी हिंदुओं को हिंसक कह देना ये बहुत ही टॉल क्लेम है। फिर राहुल जी जो है क्लैरिफाई करते हैं कि मैंने सब हिंदुओं को नहीं कहा है, मैंने सिर्फ कट्टरवादी भाजपाइयों को कहा। मोदी जी इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू कम्युनिटी। खाली मोदी जी या बीजेपी सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट थोड़ी करते हैं। तो पार्लियामेंट में एक्चुअली बहुत ही क्रेजी चीजें हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही हैं। पर अब विपक्ष मजबूत है। ये जब स्टेटमेंट बोलती हूँ ना मैं, तभी मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मैं निधि शर्मा फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। ऐसे ही सच के साथ खड़े रहिए दोस्त, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।